हाँ, तो पीपीटी दिख रही है ना सबको? तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, मणिपुर के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। कि ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि करंट पे डिस्कस करना है। तो मणिपुर का आगे हम हिस्ट्री में उसका हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। तो मणिपुर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। और मणिपुर का स्टेट एनिमल किसी को पता है क्या है? मणिपुर का राजकीय पशु, व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर? एनवायरमेंट में आप ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? क्या है? ससंगाई। सेंगई। अब ये बताओ कि सेंगई जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है? ये इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड, ठीक है। तो वहां पर मणिपुर में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वहां पर एक प्रकार की ग्रास होती है जिसको फुमड़ी कहते हैं। उस ग्रास में ये जो है संगई नाम का एक हिरण है जो कि पाया जाता है। ये मणिपुर का स्पेशल हिरण है और वो वहां का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है। तो जो मणिपुर है, मणिपुर के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और वहां के गवर्नर हैं सुइया उइके, ठीक है। मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप देख सकते हैं कि मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो ये चुरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये चंदेल है, थौबल है, विष्णुपुर है, इम्फाल वेस्ट है, इम्फाल ईस्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उखरूल है, सेनापट्टी है और तमेंगलोंग। अब जो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी डिटेल जान लें कि जो मणिपुर है वहां पर राज्यसभा की केवल एक सीट है, लोकसभा की वहां दो सीटें हैं, और उसके लेजिस्लेटिव असेंबली वहां की विधान सभा में कुल 60 सीटें हैं। इनमें से 19 सीट एसटी के लिए रिजर्व है और एक सीट एससी के लिए रिजर्व है, और बाकी 40 जनरल सीट है। और बाकी ये जो 40 जनरल सीट है उसमें से 39 सीट मैती कम्युनिटी के अंडर में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसका कहानी क्या था, कैसे हुआ। देखो, ये जो मणिपुर है, पहले इसका हल्का सा इतिहास जान लेते हैं, या पहले ये जान लेते हैं उसके बाद इतिहास जानेंगे। कि ये देखो मणिपुर देख रहे हो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था कुकी लैंड का। यहाँ की जो कुकी ट्राइब है, जो कि म्यांमार से सटा हुआ जो बॉर्डर है उससे संबंधित है, उस कुकी ट्राइब ने एक आंदोलन चलाया था कि हमको हमारा एक कुकी लैंड चाहिए। और ये जो बीचों बीच तुम जो खाली इलाका देख रहे हो, ये इम्फाल का तटीय इलाका है, सॉरी घाटी इलाका है, वैली है, जिसमें मैती ट्राइब रहती है। इस बीचों बीच में मैती ट्राइब रहती है, इधर नागा ट्राइब दिखाई देती है मैक्सिमम, और इधर कुकी ट्राइब है, ठीक है। अब कुकी ट्राइब संख्या में कम है लेकिन क्षेत्र में ज्यादा फैली हुई है। जितने जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे वो फैली हुई है। और मैती लोग जो हैं वो जनसंख्या में ज्यादा है, लेकिन ये वो ट्राइबल एरियाज में नहीं आ सकते क्योंकि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला। तो वो लोग पहाड़ी इलाकों में और जंगली इलाकों में जाकर नहीं बच सकते। यहाँ पर जो मैती लोग रहते हैं वो केवल इम्फॉल में है, जो तुम्हारा जंगली इलाका नहीं है, हिली इलाका नहीं है, वहां पर है। क्योंकि उनको ट्राइबल, क्योंकि वो लोग राजा महाराजा के घराने के थे और वो मेनली हिंदू हिंदू हैं, और ज्यादातर हिंदू हैं। और यहाँ पर जो नागा हैं और कुकी हैं, दोनों को क्रिश्चियन में अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया था। तो एक प्रकार से रिलीजियस प्रॉब्लम भी है, ठीक है। अंग्रेज जो थे यहाँ पर कैसे आए उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि मणिपुर में किसकी कितनी तादाद है। मैती 53% है, ठीक है। नागा 24% है, कुकी जो है वो 16% है, बाकी के छोटी छोटी जनजातियां हैं जो 7% है, ठीक। अब ये मैती लोग एरिया कम घेरे हैं लेकिन पॉलिटिकल पावर इनके पास है, 60 में से 39 सीट इनके पास। तो पॉलिटिकल पावर इनके पास है और एरिया इनके पास कम है। तो जो कानून चाहेंगे ये वो आसानी से पास होगा कि नहीं होगा?
पास हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, शुरू से ही देख रहे हैं कुकी लोग जो हैं वो ट्राइबल एरिया में इनको घुसने नहीं देते, तो ये लोग एक वो भी पास करने की कोशिश करेंगे कि मैती को ट्राइब का, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दे दिया जाए। अभी देखो, केवल हम लोग एक तरफ की स्टोरी कभी नहीं देखेंगे, हम केवल ये नहीं मानेंगे कि कुकी जो है वो केवल सही लोग हैं और मैती गलत लोग हैं। कभी भी इस बाइनरी से कभी भी आप कभी भी किसी भी ऐतिहासिक सिचुएशन को मत देखा करें। कुकी की भी समस्याएं हैं, कुकियों ने भी बदमाशी की है, मैती भी बदमाशी करे हैं, और इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने भी इनजस्टिस करा है, और जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई है। हम लोग देखते हैं क्या आगे प्रॉब्लम हुई है। पहले ये देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन ट्रायंगल। ये क्या है? आप लोगों में से कोई जानता है गोल्डन ट्रायंगल क्या है? सर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रिलेटेड है। मुझे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट ये गोल्डन ट्रायंगल रिलेटेड है सर यहाँ ऑर्गेनाइज्ड पे क्राइम सर से। ड्रग्स वगैरह सर, हाँ, ड्रग्स वगैरह का। ड्रग्स एंड अफीम ह्यूमन की, ट्रैफिकिंग, देखो अफीम की ओपियम। यस। खेती होती है यहाँ पे। और तुम लोगों को बताया था मैंने एक बहुत बड़ी सी बात, एक वॉर हुआ था, ओपियम वॉर, याद है? यस सर। किससे? इंडिया, चाइना और अंग्रेजों से। अंग्रेज यहीं पर अफीम की खेती करके चाइना को बेचते थे, और बदले में चाइना का सामान लेते थे। और चाइना के अंडर लोग इतने ड्रग्स के अफेक्टेड हो गए थे कि चाइना की सरकार ने अपने यहाँ ओपियम के व्यापार पर रोक लगा दी। तो अंग्रेजों ने 1839 पर आक्रमण कर दिया चाइना को, उनको मजबूर किया कि वो अफीम की ट्रेड को जारी रखें। उसी वॉर को कहते हैं ओपियम वॉर। ये सारा बनाया हुआ अंग्रेजों का खेला है। तो इस एरिया में खूब अफीम की खेती होती है। ये एरिया है, एक तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में देखोगे जिसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान का इलाका है। ठीक है, यहाँ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, थोड़ा सा इलाका चाइना का भी है, लेकिन ये तीन को माना जाता है, इसको गोल्डन ट्रायंगल करते हैं। सपोज करो यहाँ हमारा मणिपुर है, यहाँ म्यांमार में अफीम की खेती हो रही है। चाइना क्या चाहेगा? अफीम कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे। और कुकी ट्राइब्स को हथियार, अफीम सब कहाँ से मिल जाएगा? म्यांमार से, क्योंकि कुकी ट्राइब का जो मेन इलाका है जहाँ कुकी लोग रहते हैं उसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। ठीक है, तो मैती लोग क्या कहते हैं कि ये जो कुकी लोग हैं वो म्यांमार के साथ, क्योंकि कुकी की जनजाति के कुछ लोग म्यांमार में भी पाए जाते हैं और कुछ लोग बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। तो मैती लोगों का कहना है कि ये कुकीज जो हैं वो जंगली इलाकों में, अब जो सरकार ने इनको संरक्षण प्रदान किया है उसका गलत फायदा उठा के वहां पर अफीम की खेती कर रहे हैं, और उस अफीम को से ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, वहां हथियार ला रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है। इसलिए इनको जो है वहां से निकाला जाए, जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनके दुरुपयोग को रोका जाए, और इसके लिए नया बिल आया था जिसकी वजह से समस्याएं थोड़ी पैदा हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कि जो बर्मा है उसने असम पर, मणिपुर पर, सब पर अधिकार कर लिया था। तो जो असम के राजा थे, मणिपुर के राजा थे, ये लोग गए ब्रिटिश के पास और इन्होंने एक अलायंस किया, सब्सिडरी अलायंस। कब किया? 1824 में। और तब से 1824 के बाद से मणिपुर क्या हो गया? प्रोटेक्टोरेट हो गया ब्रिटिश का, ब्रिटिश के अंदर में आ गया, संरक्षण में आ गया। और पहला एंग्लो बर्मीज वॉर होता है, ठीक है, 1824 से 26 के बीच में। और इसके बाद जो होती है 26 में जब खत्म होता है, एक संधि होती है, यांडबू की संधि। और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को मणिपुर का इलाका उनके अंडर में आ जाता है, असम का इलाका उनके अंडर में आ जाता है। और वो असम में आपको पता होगा चाय की खेती भी शुरू कर देते हैं। फिर बाद में असम वगैरह में विद्रोह वगैरह भी होगा, बाद की बात है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है मणिपुर और अंग्रेजों का नाता। अब अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ के जो ट्राइबल इलाके होते हैं वहां पर क्रिश्चियनिटी फैलाना शुरू करते हैं। और वो चाहते हैं कि जो ये बर्मा के लोग हैं, बर्मा के जो बॉर्डर का इलाका है वहां का जो कुकी ट्राइब है, अगर हम उसको क्रिश्चियन बना देंगे तो वो हमारे बीच के इलाके को सुरक्षा प्रदान करेगा और वो बर्मीज के लिए एक बफर का काम करेगा।
तो कुकीज और नागाज दोनों ही मैक्सिमम क्रिश्चियन में कन्वर्ट किए जा चुके हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी मैती लोग डरते हैं कि कहीं पूरे हिंदुओं को भी क्रिश्चियन में ना कन्वर्ट हो जाए। इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, ये धीमे धीमे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार की इनसिक्योरिटी जो होती है लोगों में धर्म के लेकर, क्षेत्र को लेकर, वो इनसिक्योरिटी है। तो ये जो है मणिपुर ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बनता है। फिर एक वॉर होती है, एंग्लो मणिपुर वॉर, बहुत छोटी सी वॉर होती है 1891 में। उसके बाद ये प्रिंसली स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हमारा जब देश आजाद होता है तो उस समय इसके साथ एक संधि होती है 1947 में। उस संधि के द्वारा वो भारत में विलय कर लिया जाता है बाद में 1949 में, ठीक है। एक दो तरह की संधि होती है। एक पहले से, यहाँ उस समय जो राजा होते हैं, मैं इसमें यहाँ लिखा नहीं हूँ, उनका नाम होता है बूधा चंद्र, मैं लिख दूंगा इसमें। उस समय राजा होते हैं बूधा चंद्र मणिपुर के। तो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं और इंडिया का हिस्सा, इंडियन यूनियन को ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो अपना खुद का संविधान वगैरह चलाना चाहते हैं। लेकिन बाद में 1949 में एक और संधि होती है जिसमें पूरे के पूरे मणिपुर को भारत में शामिल करके, जो उस समय ABCD करके स्टेट्स थे, C कैटेगरी के स्टेट में उसको डाला जाता है। फिर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, उस समय मणिपुर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है। और बाद में 1972 में एक एक्ट आता है नॉर्थ ईस्ट एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। उसके द्वारा इसको क्या बना दिया जाता है, पूरा का पूरा एक राज्य। अब ये शुरुआत आखिर कहाँ से हुई होगी ये लड़ाइयों की, वहां पर लोगों ने आखिर क्यों विद्रोह किया होगा? जब 1947 में भारत ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कराया तो वहां के सिर्फ राजा से बात की, बाकी के हिल इलाकों में किसी से बात नहीं की। और राजा ने भी डर के मारे साइन करी थी। जिसके बाद 1950 के बाद से ही तरह तरह के विरोधी ग्रुप पैदा हो गए कि बिना हम लोगों से बात किए हमारे भविष्य का फैसला कर दिया दिल्ली में बैठे नेताओं ने। जब ये यूनियन टेरिटरी बना उसके बाद भी उसका कोई बातचीत नहीं हुई, 1972 में भी कोई बातचीत नहीं हुई। तो धीमे धीमे असंतोष बढ़ता गया, जिसका फायदा चाइना ने उठाया। और चाइना ने हथियार की सप्लाई करी, ओपीएम्स की सप्लाई करी, और यहाँ पर जो विरोध था उसको मतलब यहाँ का जो विरोध था इंसर्जेंट्स का, उनको बढ़ाता चला गया। एक समय ऐसा आया कि 1990 से लेकर, या शायद 1980 से ही लेकर 2004 तक वहां पर उसको एक विवादग्रस्त इलाका घोषित किया गया था। किसको? तुम्हारा मणिपुर को। और वहां पर एक एक्ट होता है आस्पा एक्ट, जो आर्म वाला स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं होता, ठीक है, वो एक्ट वहां पर लगाया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि असम राइफल्स के जवानों ने किसी औरत के साथ गलती कर दी, बदमाशी करी, और उसके बाद से वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। 2004 से ये हटा दिया गया आस्पा एक्ट। और उसके बाद से फिर 2008 में एक साइन होता है इंडियन गवर्नमेंट, 2008 में एक स्पेशल एग्रीमेंट होता है इंडियन गवर्नमेंट और मणिपुर की सरकार और वहां के जो वो होते हैं इंसर्जेंट्स होते हैं, जो लोग वहां पर मिलिटेंसी कहते हैं, आतंकवादी गुट जो होते हैं, उनके बीच में कि यहाँ पर अब लड़ाई को समाप्त किया जाए, हम आपको कुछ देंगे और आप हमारे साथ कुछ मतलब शामिल हुई। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या था। अब देखो आर्टिकल 371C हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जो कि मणिपुर के लिए एक स्पेशल प्रबंध करता है। क्या करता है? प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है कि वो मणिपुर के विधानसभा में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ मेंबर्स को लेकर एक समिति बनाएगा, ठीक है, किसके लिए? जो राज्य के हिल एरियाज हैं उसके बातों को देखने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट्स के लिए, उनके मुद्दों के लिए एक समिति बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है जो मैं इसी पर कवर भी कर रहा हूँ। प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है, एक कमिटी। और वो कमिटी ऐसे नहीं होगी, वहां के जो विधायक होंगे और वो विधायक जो हिल एरिया से आते होंगे, मतलब कौन होंगे वो? शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी बनेगी वो, ठीक है।
और जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को ये डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये जो कमिटी बनी है उसका कार्यभार आपको देखना है, आपकी एक विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कमेटी के कार्यभार को आपको देखना होगा। और गवर्नर जो है उनको हर साल प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट देनी होगी कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनका प्रशासन कैसे चलाया जा रहा है, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को सीधा निर्देश दे सकती है कि इन हिल एरियाज के प्रशासन को तुम कैसा चलाओ। मतलब ये जो हिल एरियाज हैं इनके प्रशासन की ज्यादा जिम्मेदारी सेंट्रल ने अपने हाथों में ले ली, स्टेट को सीधा डायरेक्ट भी कर सकती है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो मैती कम्युनिटी है वो वहां ज्यादा है, और अगर उनको पॉलिटिकल पावर मिल जाए और किसी वजह से वो लोग स्टेट में बाकी कम्युनिटीज को दबाने की कोशिश करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा ही हस्तक्षेप करके मामले को संभाल सके। इस वजह से ये तुम्हारे कुछ प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 371C में करे गए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड जाने तो जो मणिपुर है वो एक हिल स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जो कि म्यांमार से ईस्ट में और साउथ से घिरा हुआ है। इसका जो सेंट्रल एरिया है, केंद्रीय इलाका है, उसको कहते हैं इम्फॉल वैली, जो कि पूरे राज्य का 10% एरिया घेरे हुए है। और उसमें मेनली मैती पीपल है, मैक्सिमम मैती पीपल इसी 10% एरिया में, ठीक है। और जो बाकी की हिल एरियाज हैं उसमें हिल में रहने वाली ट्राइब्स जो कुकीज हैं वो दक्षिणी हिस्से में है, नागाज जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में है, वो उसको वैली को घेरे हुए। मैतीज जो है वो मेनली हिंदू लोग हैं, लेकिन हल्के फुल्के उसमें मुस्लिम्स भी और बुद्धिस्ट भी शामिल हैं, और इनकी पॉपुलेशन 53% है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैती लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों में जाकर बस नहीं सकते, इनको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की। और ये सब चीजें आई कब थी? लैंड रिफॉर्म एक्ट मणिपुर का जो था उसके द्वारा ये प्रावधान किए गए, ठीक है। और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसमें मेनली क्रिश्चियन कुकीज हैं, जो कि क्रिश्चियन है, ये लोग 40% है। ये कहाँ पर रहते हैं? जो एरियाज हिल रीजन में उनके लिए रिजर्व हैं, और वो 90% है पूरे राज्य का एरिया, जिसमें ये 40% लोग रहते हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो जाकर इम्फॉल में बस सकती है, पर इम्फॉल के मैती लोग जाकर हिली इलाकों में नहीं बस सकते। तो इससे मैती लोग गुस्सा होंगे कि खुश होंगे? गुस्सा होंगे ना, उनके अंदर असंतोष रहेगा कि हमको तो आने नहीं दिया जा रहा है। और मैती लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है, वो सत्ता में आ गए हैं मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के। 60 सीटों में से 19 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, जिसमें नागा और कुकीज हैं। 40 जो अनरिजर्व सीट है उसमें से 39 सीट जो है मैती कैंडिडेट्स के पास है। तो अब ये मैती वाले पाए हैं इतनी सीट, तो फिर क्या करेंगे? इतने अपने मन का काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? इतने सालों से परेशान थे। अगर जो सरकार ये बोल कर आई है कि आप हमको जितवाइए फिर हम आपका भला करेंगे, और सरकार में भी वही लोग मैक्सिमम, तो फिर जो बाकी की ट्राइब्स हैं उनको डरना वाजिब है कि नहीं? उनका डर वाजिब है, उनको भी डर लगेगा, ठीक है। जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं उन्होंने कंप्लेन किया, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो मेनली इम्फॉल पे ही खर्चा कर रही है, हिल्स को तो पैसा ही नहीं दे रही है, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, ठीक है। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? अमित? अमित भैया निकल गए हैं। अच्छा, अमित भैया चले गए, तो तुम्हें मैं वो बना दूं क्या, को होस्ट, जिससे कि तुम किसी को को होस्ट बना दूं ना, नहीं कोई आता है जाता है तो फिर कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। 1 मिनट, आयुष त्रिपाठी एडमिट। अंशु तुमको को होस्ट बना दे रहा हूँ, ठीक है अंशु? ओके सर, ओके सर। ऐड कर लेना, ठीक।
हाँ आ गए हो तुम। चलो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इसके वो दिख रहा है, क्या नाम है, पीपीटी? यस सर। ओके, एक मिनट। हाँ तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग थे यहाँ पर। हाँ यहाँ पर ये था कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उस वो जो है वैली रीजन में रह सकती है। मैती के पास पॉलिटिकल पावर है। ट्राइबल ग्रुप्स ने कंप्लेन किया कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो मेनली मैती डोमिनेटेड इंफॉल वैली में ही खर्चा कर रही है। ये उनका कंप्लेन था। अब 2023 का एस्केलेशन क्यों हुआ? 2023 में स्टेट गवर्नमेंट जो थी मणिपुर की, उसने कहा कि जो फॉरेस्ट में जितने भी इलीगल ग्रुप्स रह रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, उनको बाहर करेंगे। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं, वो कहाँ से आए हैं? म्यांमार से आए हैं और मणिपुर में 1970 से रह रहे हैं। ट्राइबल ग्रुप्स ने कहा कि वो इलीगल इमिग्रेशन के बहाने मैती पॉपुलेशन जो है वो सारे के सारे ट्राइबल लोगों को वहां से उनके लैंड से निकालना चाहती है। ये उनको डर था। फरवरी 2023 में बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट ने इविक्शन शुरू कर दिया, मतलब वो निकालना शुरू कर दिया जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनको। इसको सारे के सारे आदिवासियों ने एंटी ट्राइबल माना। और ये कौन कौन से जगह थे? चुरचंदपुर, कांगपोकी, टेंगनोपुल, इन जगहों से निकालना शुरू कर दिया। इविक्शन ड्राइव शुरू हो गई। ठीक है। और मार्च में क्या हुआ कि मणिपुर की कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, मैंने बताया था 2008 में एक वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था जिसमें इंडिया की सरकार और मणिपुर की सरकार और ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, जो रिवोल्यूशनरी आर्मी के थे, उनके बीच में एक संधि हुई थी। मणिपुर की सरकार कही कि हम उस संधि से बाहर आते हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हालांकि उसने मना किया कि हम इस ऐसी संधि से बाहर नहीं आते, लेकिन मणिपुर की सरकार कही कि हम इसमें अब संधि में से बाहर आते हैं। हम वहां की जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि वहां पर आतंकवाद की घटनाएं करते हैं, उनके साथ हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, उनके साथ हमारा कोई भी समझौता नहीं। ये भी एक बात थी। फिर जितने भी जो मणिपुर के ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने दिल्ली में क्या किया, एक प्रदर्शन करना शुरू किया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया जाए। ठीक है। जिसमें 1951 के को बेस ईयर लिया जाए और देखा जाए कि कौन सी एरिया जो है, क्यों आखिर हिल एरियाज में अचानक से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। ये कौन करेगा? ये प्रदर्शन मैती लोग करेंगे। उनका कहना है कि हिल एरियाज में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। जो कुकी लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जो 1901 में 8% थे वहां पर क्रिश्चियन, वो बढ़ के 40% हो गए हैं, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, मैती लोगों का। तो 1951 में जो के बेस ईयर पर एक रजिस्टर बने जिससे लगे कौन बाहरी है कौन वहां का। 1951 के लोग कौन थे, कौन बाहर से आए, ये उनका कहना था। पहला वायलेंस कब हुआ? जब कांगपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने एक रैली लाई। और क्यों रैली की थी? क्योंकि जो ट्राइबल लैंड है वहां पर सरकार वाले अपना ट्राइबल लैंड से ट्राइब्स को हटाया जा रहा था, जंगलों से ट्राइब्स को हटाया जा रहा था। इसके विरोध में रैली हुई जिसमें हिंसा हुई, जिसमें लोग मरे। और जो स्टेट कैबिनेट है उसने कहा कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अफीम की खेती को बढ़ने नहीं दे सकते। फॉरेस्ट में से हम इन लोगों को, जो भी लोग इलीगली आए हैं, उनको निकालेंगे। 11 अप्रैल को 3 चर्चेस को जला दिया गया। कहां पर? 3 चर्चेस जो थे इम्फाल के ट्राइबल कॉलोनी में, उसको सरकार ने कहा कि ये इलीगली बने हैं, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। गवर्नमेंट लैंड पे बने, उनको किसी तरीके से वहां ध्वस्त कर दिया गया। इससे और वो गुस्सा गए जो ट्राइबल्स थे। और 20 अप्रैल 2023 को एक और बड़ा ब्लो आ गया। मणिपुर हाई कोर्ट ने कह दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि मैती कम्युनिटी को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। इसके बाद तो उनका डर बहुत ही ज्यादा हो गया कि अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिल गया तो ये लोग भी आ जाएंगे
जो जो हिल एरियाज में जो उनके लिए बंद थे दरवाजे, वो दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक है, और ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उसके बाद से प्रोटेस्ट करना शुरू किए। यही इसकी पूरी पृष्ठभूमि थी। ठीक है, इसमें हमने और चीज दी है, हम पीपीटी भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी चीजें इतनी ही मेन पृष्ठभूमि थी। ठीक, समझ में आया क्या बात है? सर क्या सर उसमें हिल एरिया में क्या सर और किसी हाँ, खेती नहीं हो सकती थी? क्या नहीं हो सकते? अफीम की खेती करते थे और किसी की खेती। अफीम की खेती करते थे, क्या क्या हो सकते हैं उसमें? सर किसी और चीज की खेती, जैसे चाय की खेती। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि अफीम की खेती अगर बाहर के लोग जानबूझ के करवाएंगे वहां पर, वो गोल्डन ट्रायंगल है ना, उनको उससे अब बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता है अफीम के व्यापार से। वो तो इंडिया के बाहर होता है ना, इंडिया में लेकिन हो रहा है तो इलीगल माना सर जा रहा है। यह सर मैती लोग में तो सर ये लोग जो क्षेत्रीय इलाका है, इसमें तो सर धान की खेती और सबकी खेती वो सब मतलब कर बिल्कुल सकते हो हैं। सकती है, लेकिन वो इलीगली तरह से हो रही ना। उनका कहना है कि इलीगली हो रहा है, तभी तो सरकार हटा रही है। सरकार का कहना है इलीगल हो रहा है, कुकी कह रहे हैं हम कर नहीं रहे हैं, सरकार बहाना बना रही है हमें निकालने का। दोनों वाले तो कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, कुकी कह रहा है हम नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? यस कह रहा है। ये है, अब हम लोग करंट अफेयर्स सबको समझ में आया ये पूरा कहानी हल्का फुल्का? यस सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर हाँ, इसके पीछे रीजन पूछा जाए कि क्या मतलब रिजल्ट क्या है, रीजन जैसे कभी किसी चीज पॉलिटिक्स। का एक नहीं होता, मल्टीपल रीजन होते हैं। उसमें से एक रीजन ये होता है कि आपका जो शुरुआत में इन लोगों को हिस्ट्री। दिया गया, भारत में शामिल किया गया, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उनको मौका दिया जाता, बात किया जाता। लेकिन अगर हम बात करने जाते तो चाइना वाइना उनको अपने में शामिल कर लेते, वो भड़का लेते। तो ऑप्शंस क्या होते हैं ऐसी सिचुएशन में? बहुत ही नाजुक मामला होता है। इंडिया की सरकार भी क्या करती है, अगर छोड़ती, उनको बात करते कि भाई आप लोग सबसे बात करते आपको शामिल करेंगे, तो भी इतना आसान नहीं होता। एक नया देश बना है जल्दी से, नहीं तो पाकिस्तान उस पर कब्जा कर लेगा, चाइना कर लेगा, कोई भी कर लेगा ना। तो इसलिए कई वजह थी, लेकिन उनको कहते हमसे बात नहीं हुई, हमको देखा नहीं जाता, हमारे को हमारी उपेक्षा होती है, वो उनका कहना है। तो बड़े समस्या बहुत ही गंभीर है। जैसे कि घर में समस्या होती है ना, कि हर व्यक्ति जी अपने सर। आप को लगता है कि उसी पर अन्याय हो रहा है। ठीक है, और वो सर प्रॉब्लम अगर हो। इस पे जैसे क्रिटिकली एग्जामिन की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे इंटरप्ट नहीं किया डायरेक्ट, कोई भी ऐसे मीजर्स नहीं लिए, तो उस पे लिख सकते हैं हम लोग ऐसे बिल्कुल, गवर्नमेंट के लेकिन अगेंस्ट? बिल्कुल लिख सकती हो, अगर सही बात है तो बिल्कुल लिख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए था, इतने दिन तक छोड़े थे, नहीं रहना चाहिए था। वहां जान माल की हानि हो रही है, तो उसको रोकने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आना चाहिए। आर्टिकल 371 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, कहता है ना। तो सेंट्रल सर। गवर्नमेंट को डायरेक्ट करना चाहिए था, उसको तुरंत अपने कंट्रोल में लेना चाहिए था। आर्मी रूल वहां पे घोषित कर दो। अगर आर्मी चली जाएगी तो कौन वहां पे बवाल करेगा? कुछ दिन आर्मी को कंट्रोल करने दो, फिर बात करो। दो तरह का रास्ता करो ना, एक तरफ सैंड डिफेंस को भी मजबूत कर लो, दूसरी तरफ पॉलिटिकल डायलॉग भी करिए, बात भी करिए उनसे, और उनके जो अप्रीहेंशंस हैं उनको भी समझिए ना। मैती की सरकार है, सारे के सारे मंत्री मैती हैं, तो क्या वो कुकी के साथ न्याय करेंगे? क्यों मैती का साथ लेंगे? यस मैती सर। का साथ लेंगे ना। जैसे कि उन दो औरतों ने कहा कि पुलिस ने हमको भीड़ के हवाले कर दिया, तो सोचो। और उसमें से जो एक औरत का हस्बैंड था, वो तो आर्मी से लड़ा था, उसने कारगिल के युद्ध में लड़ाई करी थी। तो क्या मोरल डाउन होता है उससे? वो फिर इंडिया का पार्ट बनना चाहेंगे? वो तो और वो हो जाएंगे। इस तरह से तो नहीं होता, बहुत कई चीजें लेकिन होती। वो सर जो ये बॉर्डर है सब मणिपुर और म्यांमार का, सर ये हाँ, बहुत सेंसिटिव है सर। यहाँ पे मतलब अच्छे से कंट्रोल भी नहीं हो पाता, ये जितने इंसर्जेंट है सर भाग जाते हैं म्यांमार में। हाँ बिल्कुल। और पहली बात यह है कि मणिपुर में रेलवे लाइन भी नहीं है। यस सर। मणिपुर सर में सिर्फ केवल आसाम तक ही है, गुवाहाटी आसाम तक। तक ही है, गुवाहाटी तक ही है, और उसकी वजह से केवल वहां पर लैंड रूट है, लैंड रूट से ही पहुंचा जा सकता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है वो इंटरनेट। इसीलिए इंडिया को वहां पर जो है अपना रूट मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, कि वहां पर हम अच्छे से। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत है, अगर सरकार चाहे इन्वेस्ट करना
देखो सरकार को ऐसे जगहों पर जो बहुत सेंसिटिव जगह है, बहुत सेंसिटिव स्टेट्स होते हैं, ऐसे तरीके की नीतियां नहीं अपनानी चाहिए जिससे कि विद्रोह पनपे। ठीक है, वो वहां पर अगर सपोज करो कि सरकार जिसकी बनी है वो उनको पैसिफाई करने की जगह और उकसा रही है, तो वो तो सीधा सा बात है ना, वो चले जाएंगे विदेशियों के हाथ में, कठपुतली बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, है कि नहीं? अच्छा। तो सरकार को रोकना चाहिए ना कि वो कठपुतली ना बन पाए, सर उनको सबसे थोड़ा पहले तो तो सर बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए सर, बॉर्डर ही इतना वो है बिल्कुल। कि अब तुम देखो सीमा हैदर नेपाल से टहल के घूम के चली आई, हाँ, यस। कैसे चली आई, और हम यहाँ पर उसको एकदम मस्ती से आव भगत कर रहे हैं। तो ये बात होती है ना हमारे यहाँ ये मीडिया इतना प्रमोट कर रही है लीगल माइग्रेंट्स को, तो वो हाँ, तो वो सोचो कि ऐसे इंडिया तो ने जो सिटीजनशिप दिया उसमें हम्म क्या था, वो एक तरीके से इलीगल माइग्रेंट्स को लीगल बनाना था ना, और वो भी रिलीजन के नाम पर सीधा सीधा का सीधा भेदभाव था, है कि नहीं? लेकिन सर अगर ये लोग मतलब हटा रहे हैं, अगर इलीगल माइग्रेंट जो भी वहां पे हैं, तो वो भी एक चीज सही है, क्योंकि म्यांमार से नहीं कौन आया नहीं कौन नहीं श्रद्धा, आया है। एक्चुअली बात ये होती है ना, सरकार हमेशा ऐसा ही बहाना करती है। वो जो मैती के लोग हैं, वो लोग इलीगल माइग्रेंट का नाम ले लेके सीधा का सीधा अटैक कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो खत्म हो जाए, जैसे होता है ना हिंदू राष्ट्र वाला जो खेल होता है। तो बहुत सा खेल भी होता है जो पॉलिटिकल, जो हम लोग मुक्त भोगी नहीं होते, यहाँ से हम लोग डिबेट करते हैं, तो केवल मैती की गलती भी नहीं होती है और केवल कुकी की गलती भी नहीं होती, यहाँ बड़ा गेम होता है, पॉलिटिकल सबसे खराब खेल खेलते हैं, सर खेल इसमें पॉलिटिक्स। बहुत सारे फैक्टर्स है ना एक साथ, हाँ बहुत मतलब फैक्टर। ये इस इंसिडेंट में हाँ बॉर्डर एक, स्टेट का भी मामला है, एक ओपीएम हाँ का इंसर्जेंसी, हाँ हिस्टोरिकल मैटर है जो ब्रिटिशर्स ने किया बदमाशी, वहां हाँ सबको क्रिश्चियन हाँ बनाया। फिर उससे पहले भी एक बहुत मैटर है जो तुमको इतिहास में बताएंगे कि कैसे ये मैती लोग जो थे उनसे पहले यहाँ पर इंडियन राजा जो गए थे बंगाल से, वो कैसे जाके मैती कल्चर को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, और मैक्सिमम मैती हिंदूज हो गए, मैती कैसे हिंदू में कन्वर्ट हुए, क्या वैष्णव धर्म कैसे फैला। बहुत खेल। मणिपुर कौन सा नाम है ये तुमको लग रहा है? मणिपुर हिंदी नाम, संस्कृत का नाम लग रहा है कि नहीं, मणि? जी तो सर। कैसे एक राज्य का नाम मणिपुर पड़ा जो कि उस शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया था? उसके पीछे भी कहानी है, बहुत कहानी है, इसीलिए मैं कहा कि ये थोड़ा ब्रीफ बता एक रहा पपेट किंग भी इन्होंने बैठाया था ब्रिटिशर्स ने। हूँ। पपेट बैठाया था इन्होंने वहां पर, हम्म और इसके पीछे बहुत सी कहानी है जो हम लोग थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे तो थोड़ा पता चलेगा। यहाँ पर तुम सोचो कि मुगल औरंगजेब गया था असम में, सराय घाट का एक युद्ध हुआ था, वो वहां पर जीत नहीं पाया था, इतनी बुरी हालत थी वहां पर, जीतना आसान नहीं था। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा वो था, और उन्होंने जो है वहां पर अपना कब्जा जमाया, वो भी धीमे धीमे वहां बढ़ते चले गए। उन्होंने वहां पर बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटी फैलाया, मेघालय में बहुत क्रिश्चियंस, ठीक है, हम्म मेघालय में बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, तो इससे भी तो बाकी प्रॉब्लम्स होती है ना। रिलीजन का गेम बहुत बड़ा है, पता नहीं न जाने कितने लोग मरेंगे इससे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे करंट अफेयर्स। ये बहुत बड़ा इशू है, ये करंट अफेयर्स से स्लाइड दिख रही तुम लोग को, गंगा कोऑपरेशन है ये, इंडिया इसमें पार्टिसिपेंट करता है। ये क्या है इसको हम लोग देखते हैं। इसकी 12वीं मीटिंग थी कहाँ पर, जो इसमें क्या हमारे जो मिनिस्टर थे एस जयशंकर, इन्होंने ये इस इम्पोर्टेंस पर जोर दिया कि जो मेकॉन्ग रीजन है वहां पर शांति रहे और प्रॉस्पेरिटी रहे। इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें इंडिया जो है ईस्टर्न जो उसके पार्टनर्स है, ईस्टर्न कंट्रीज है, उनके साथ बेहतर रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। उसी का एक पार्ट है मेकांग गंगा कोऑपरेशन। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। कहां पर हुई थी? लाओस की राजधानी वियंतियाने में, ठीक है। और इसका मेनली इसमें 6 मेंबर कंट्रीज हैं, और ये क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है। इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इंडिया के बाद ये पांचों का नाम याद करना बहुत इजी है, अभी मैप में मैं दिखाता हूँ। इसमें मेनली 4 एरियाज कॉर्पोरेशन के हैं कि टूरिज्म के क्षेत्र में लोग सहयोग करते हैं, कल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपस में सहयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको जरा मैप से देख लेते हैं। ये इंडिया है, इसके अलावा ये बाकी के जो कंट्रीज हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये लोग इंडो चाइना
पेनिनसुला का जो तुम्हारा वो था, इसको वो कहते थे, ये एक पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला का पार्ट है। तो ये एक ब्लॉक है, इसके अलावा खाली इंडिया है। तो ये बहुत इजी है याद करना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब हम लोग थोड़ा सा मेकोंग रिवर को देख लेते हैं। तो मेकोंग रिवर जो है वो क्या है, वो तिब्बत से निकलती है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया था या आईएएस में आया था, किसी में आया था। मेकोंग रिवर एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अब आप लोग हमको सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। सर नील। नील। इंडिया, एशिया की। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बहुत पीछे है। सिंधु सर। सिंधु भी सर पीछे है। चाइना में है, सर चाइना में है। चाइना में हांगकांग, है। हांगकांग, नाम नहीं, थोड़ा युआंग नाम है सर, युआंग यांगजी। नदी। यांगजी रिवर, यांग टिशिक्यांग भी कहते हैं और यांगजी रिवर भी कहते हैं। ठीक है। और अब बता रहा हूँ, पहले नंबर पे यांगजी रिवर है जिसको यांग टिशिक्यांग भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे हुआंगहो रिवर है जिसका नाम येलो रिवर भी है। ठीक है। तो दोनों ही चाइना में है। और तीसरे नंबर पर मेकोंग रिवर है। ये देख सकते हैं कि चाइना में बहती है, म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है, थाईलैंड और लाओस के बीच में भी बॉर्डर बनाती है, कंबोडिया और वियतनाम के भी कंबोडिया में के बीचों बीच बहती है, और वियतनाम में जाकर ये साउथ चाइना सी में गिर जाती है। लाओस की कैपिटल वियंतियान है और कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन है। ये दोनों ही इस नदी पर स्थित इंपॉर्टेंट शहर हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा मेकोंग रिवर। इसी तरीके से यहाँ म्यांमार में एक नदी बहती है, इरावड़ी नदी, वो भी ऐसे निकलती है। और इरावड़ी नदी की एक सहायक नदी है चिंदविन नदी। अब इस इरावड़ी नदी के वेस्ट में ये तुम्हारा कुकी ट्राइब्स यहीं पे एरिया में रहते हैं, इरावड़ी नदी के वेस्ट। इरावड़ी जो है म्यांमार की बहुत ही फेमस नदी है, उसको म्यांमार की गंगा भी शायद कहते हैं। इरावड़ी डॉल्फिन सब लोगों ने सुना है, इरावड़ी डॉल्फिन। यस सर। करंट अफेयर्स पढ़ा, वो पढ़ा होगा, तो वो यहीं पे इरावड़ी नदी से जाती है, इरावड़ी डॉल्फिन। ठीक है। तो ये मेकोंग रिवर आप लोग को याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लोग लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर बात करते हैं। ये क्या है, अभी इंडिया और यूएई ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ये बात हुई है कि हम लोग आपस में ट्रेड किसमें करेंगे, इंडियन रुपीज में और यूएई दिरहम में। ठीक है। और इससे फायदा क्या होगा, हमको डॉलर में ट्रेड नहीं करना पड़ेगा, हमारी करेंसी प्रमोट होगी। ठीक है। इससे यूज ऑफ आईएनआर और एईडी जो हमारी करेंसी है, दिरहम जिसको बोलते हैं, उसमें व्यापार होगा दोनों देशों के बीच में। अब इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड होता है वो कितना होता है, 85 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था 2022 में। इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा, यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर है। ठीक है, ट्रेडिंग पार्टनर, चाइना और यूएसए के बाद। और यूएई जो है इंडिया जो है यूएई का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर। ठीक है। अब वहां पर शायद चाइना ही पहले नंबर पर है। इससे क्या होगा कि हमारे जो देशों की दोनों की करेंसी मजबूत होगी और बढ़िया इससे फायदा होगा। ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम आगे कितना फ्रूटफुल होगा ये इस पर डिपेंड करता है कि दोनों देश आपस में कितने रुपए का लेन देन करते हैं, और क्या वो जो इंडिया जो यूएई की करेंसी लेगा उस करेंसी का उसको बेनिफिट होगा किसी और को देने में, वो करेंसी कोई और सरकार लेगी कि नहीं लेगी। इसे हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंसी पर बहुत वृहद चर्चा किया जाएगा, उसमें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वगैरह भी देखा जाएगा। प्लीज आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज, बिकॉज इससे अननेसेसरी डिस्ट्रप्शन होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, दोनों कंट्रीज ने कहा है कि हमारे यहाँ जो पेमेंट इंटरफेस है दोनों लिंक करने की बात कही गई है, कि हम लोग यहाँ से आप इंडिया से चाहे यूएई में ट्रांसफर कर सके पैसा, हम दोनों देशों का कार्ड जो है दोनों देशों में चले, इन सब बारह चीजों पर बात हुई है। एक इम्पॉर्टेंट जो इसमें हुआ है कि आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खुल रहा है, और इससे पहले एक आईआईटी का कैंपस तंजानिया में खुल चुका है। ठीक है।
तो ये दो इंपॉर्टेंट इस न्यूज का था। देखो हर न्यूज में हर चीज नहीं पढ़ी जाती और ना ही याद हो सकती, हम सारी न्यूज नहीं याद रख सकते, तो हम थोड़ी थोड़ी चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। अब आया है क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस। अभी WHO ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है। ये जो है वायरस है, ये टिक्स के द्वारा फैलाया जाता है। टिक्स क्या होते हैं श्रद्धा, व्हाट आर टिक्स, बताइए। सर सर मैं पाए जाते शायद पता नहीं। हाँ, टिक्स नहीं जानते हो? टिक्स क्या होते हैं? अरे सब तुम्हारे फ्लाइज वगैरह जो होते हैं इन्हीं को टिक्स कहते हैं, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा फैलाए जाते हैं। एक प्रकार कीड़े हैं, इन्हीं भाई वायरल डिजीज कैसे जाती है, इन्हीं के द्वारा तो फैलती है। तो ये जो है इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यूज अगर आपके शरीर में इंपैक्ट करें उससे भी ये फैलता है। और ये जो ये एक प्रकार का एपिडेमिक है और इसमें मृत्यु दर जो है बहुत हाई है। इसमें फीवर आता है, आपके जो बदन में दर्द रहता है, हेडेक होगा, ब्लीडिंग होगा, वगैरह वगैरह होगा। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हुई है और ट्रीटमेंट केवल सिम्टम के आधार पर किया जाता है, जैसे हम लोग कोविड में करते थे, कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी। और ये होता कहाँ कहाँ पर है? अफ्रीका में, बाल्कन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में और जो है एशिया के कई पार्ट्स में, ठीक है। दूसरा है लो कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो कॉस्ट पेरोस्काइट सोलर सेल। ये पेरोस्काइट सोलर सेल्स क्या है? इंडिया के साइंटिस्ट ने जो यहाँ पर एक सेंटर है, इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल हैदराबाद, इन्होंने एक नया हाईली स्टेबल लो कॉस्ट कार्बन बेस्ड पेरोस्काइट सोलर सेल्स डेवलप की है। पेरोस्काइट क्या होता है? कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि ABX3 के फॉर्म में होता है उसको कहते हैं पेरोस्काइट मटेरियल। ये ABX3 क्या है? A एक प्रकार का कैटायन है, जो केमिस्ट्री जानता है वो जान पाएगा। B जो है वो हैवी मेटल है और X कोई हैलोजन है। हैलोजन क्या होता है? जो ग्रुप आपका 17 में होता है। गुड, ग्रुप 7 में जो होता है। तो जो केमिस्ट्री नहीं जानते परेशान ना हो, बस इतना मैंने बस बता दिया कि पेरोस्काइट सोलर सेल्स है, जो कि एक प्रकार का चीप तरीका है सोलर जो हमारे पैनल्स होते हैं उनको बनाने का। अभी तक हम सोलर पैनल बनाने के लिए जो सोलर पैनल बनाते थे उनमें अगर सूरज का प्रकाश 100 वाट का पड़ता था तो वो बिजली में मैक्सिमम 30 वाट तक ही कन्वर्ट हो सकता था, और ये इसका इस्तेमाल करने पर 51 वाट तक जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये एक प्रकार का सोलर सेल है जो क्या करेगा? पेरोस्काइट मटेरियल का यूज करेगा। ये बहुत हल्के होते हैं, पेंट जैसे होते हैं, और इसमें ये क्या करते हैं? सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेरोस्काइट मटेरियल कई तरह के होते हैं ये, लेकिन जो हमारे यहाँ सोलर सेल्स में मैक्सिमम यूज होते हैं उसमें मेथिल होता है, मेथिल कैटायन है, अमोनियम मेथिल अमोनियम कैटायन है, लेड क्या है? हैवी मेटल है, और आयोडीन क्या है? आयोडीन हैलोजन है। तो मेथिल अमोनियम यहाँ पर ए का रूप, यहाँ पर जो हम फार्मूला बताए थे ABX3, उसमें ए क्या है? मेथिल अमोनियम, PB क्या है? B है, और X क्या है? आयोडीन है। तो कोई भी मटेरियल जो इस फॉर्म में होगा उसको हम पेरोस्काइट मटेरियल कहेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियां क्या करेंगी? ये कैटायन को चेंज कर सकती हैं और तुम्हारा हैवी मेटल चेंज कर सकती है। हैलोजन भी अलग कोई ले सकता है, कोई क्लोरीन ले लेगा, कोई ब्रोमीन ले लेगा, कोई आयोडीन ले लेगा। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? आपको पता है कि हमारे सन से जो रेज आती हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है ना। तो Yes, sir. हमारे यहाँ जो सोलर सेल्स हैं, क्या वो सारे के सारे स्पेक्ट्रम को लाइट में एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं? अगर एक मटेरियल यूज करोगे सिलिकॉन केवल, तो केवल एक ही बैंड को तो वो बनाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, कि सारे बैंड को एब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप लोग सब लोग विबग्योर जानते हैं? विबग्योर 7 Yes, रंग, sir.
Yes, तो sir. वो अलग अलग रंग है, अलग अलग स्पेक्ट्रम है, अलग अलग उनकी फ्रिक्वेंसी है। लेकिन ये जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल है, इसके पास अलग अलग चीजें लाई गई हैं। ये अलग अलग क्या करेंगी, ये तीनों अलग अलग स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगी। तो एफिशिएंसी हाई रहेगी कि नहीं रहेगी? ज्यादा सूरज की रोशनी को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकती है। ये लाल वाले रोशनी को भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेंगी, वायलेट वाले को भी कर लेंगी, इंडिगो वाले को भी कर लेंगी, ब्लू वाले को भी कर लेंगी, है ना। तो इसका मतलब है इनका इफिशियंसी हाई होगा। और दूसरा, इनको बनाने में उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगती जितनी कि सोलर सेल्स, सिलिकॉन वाले सोलर सेल्स को बनाने में लगती है। तो इनकी एनर्जी जो इतनी नहीं लगने से क्या होता है कि ये जो है वो सस्ते पड़ते हैं बनाना, इनको बनाना। और इनका जो कॉस्ट है, कुछ ही महीनों में इनका कॉस्ट वापस वसूल लिया जाता है। जितना ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कुछ ही महीने में इनके कॉस्ट के बराबर आता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है, लैब में तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको रियल लाइफ में लाया जाता है, हीट, मॉइस्चर, इन सबको झेल नहीं पाते और 2 साल में ही बोल जाते हैं। जबकि तुम्हारा वो वाला सिलिकॉन वाला कितने साल तक चल पाता है? 25-25 साल, 15-15 साल, ठीक है। तो उनकी जो भले कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फायदे में होता है। इसके लिए सोल्यूशन एक निकाला है इन लोगों ने, ग्वानिडियम आयोडीन को इसमें मिला देंगे तो ये मॉइस्चर को झेल पाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का मटेरियल है, ग्वानिडाइन एक प्रकार का नाइट्रोजन वाला मटेरियल है, नाइट्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। ये हमारी बॉडी में भी जब अमोनिया, तुम्हारा वो प्रोटीन का पाचन होता है तो ये निकलता है, लोगों के यूरिन में पाया जाता है ग्वानिडाइन। तो ग्वानिडियम आयोडीन जो है ये क्या करेगा, इसको मिला देंगे तो ये मॉइस्चर को झेल पाएगा, तो स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अगर ये हो गया तो इंडिया की बहुत बड़ी समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सोलर सेल अगर ये इसमें स्टेबिलिटी आ गई, 20 साल 25 साल चल गया, तो फिर ये तो बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। हमारे हर जगह सोलर से एनर्जी मिल पाए, क्योंकि पेंट जैसा है, बहुत पतली परत होती है और इसको जो है ऊपर से लगा दिया जाएगा किसी भी जगह पर, बहुत कम कॉस्ट में लग जाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाएगा। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है आईएएस में। विंबलडन, हमने बताया था कार्लोस अल्कारेज की कहानी। कार्लोस अल्कारेज ने नोवाक जोकोविक को हरा दिया। विंबलडन क्या होता है, ये टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट्स में एक टूर्नामेंट होता है जिनको ग्रैंड स्लैम्स कहा जाता है। और ये टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है जो कि हर साल लंदन में, इंग्लैंड में होता है। उसके अलावा 3 और ग्रैंड स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। ग्रैंड स्लैम जो होता है, बता चुके हैं इनको, ये एक साल में चारों जो जीत जाता है वो बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है, 23 बार नोवाक जोकोविक ने जीता है, 22 बार राफेल नडाल ने जीता है और 20 बार रोजर फेडरर ने जीता है, ठीक है। उससे पहले, बहुत पहले पीट सेम्प्रास हुआ करते थे, इनको हराकर ही रोजर फेडरर अपना हीरो बना था, स्टार्ट हुआ था। रोजर फेडरर बहुत तेजी से आगे गया था, फिर ये 2 नए लोग इनसे भी आगे निकल गए। तो ये है, ये पूछ सकता है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा विंबलडन किसने जीता है, तो रोजर फेडरर ने जीता है 8 बार। सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो राफेल नडाल ने जीता है शायद 14 बार या ऐसा कुछ। नोवाक जोकोविक जो है, इन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 9 बार ऐसा। ये चेक कर लेना इसको, ये मुझे थोड़ा याद नहीं। तो यहाँ पर जो 2 विनर्स हैं, अभी हमने लड़के वाले का तो नाम जान लिया, कार्लोस अल्काराज, ये कहाँ का है, स्पेन का। लड़की जो जीती है उसका नाम है मार्केटा वोंड्रुसोवा, ये चेक रिपब्लिक की है, या चेक की स्पेलिंग गलत है, चेक रिपब्लिक की है, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों पूछ सकता है। डबल्स किसने जीता, ट्रिपल्स इतना याद भी नहीं रहेगा, तो 2 है, मैंने उसको डाल दिया, क्योंकि देखो आईएएस में भी स्पोर्ट्स बहुत पूछ रहा है, तो स्पोर्ट्स की जानकारी रखिए, और पीसीएस में तो पूछता ही है। कर्च ब्रिज, कर्च स्ट्रेट कहाँ पे है, बताया था आप लोगों को। कर्च स्ट्रेट कहाँ पर है? काला सी और कैप्सियन सी। ब्लैक सी और ब्लैक सी और दूसरा कौन? सी ऑफ कैस्पियन अजोर। कैस्पियन। अच्छा, यूक्रेन पर इतना लड़ाई हो रही है,
उसको एकदम अच्छे से देखो यूक्रेन। यूक्रेन को। कर्च ब्रिज, जिसको क्रीमियन ब्रिज भी कहा जाता है, ये 2018 में ओपन हुआ था। ये रशिया और क्रीमिया के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का एक इंपॉर्टेंट लिंक है। ठीक है, इसको 2014 में रशिया ने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, किसको? क्रीमिया को। और इसके बाद अभी हाल के सालों में 2 बार इस पर अटैक हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन। ये जो तमन पेनिनसुला है उसको ये जोड़ता है। अभी हम लोग इसका ये देखते हैं। ये देख रहा है सी ऑफ एजोव और ये ब्लैक सी, इसके बीच में एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट क्या होती है? जो दो जल संधि, दो बड़े बड़े जो वाटर बॉडीज हैं उनको जोड़ने वाली पतली सी नाली टाइप की वाटर बॉडी, उसी को कहते हैं स्ट्रेट या जल संधि। जल के दो बड़े बड़े स्रोतों को जोड़ने वाला छोटा सा जल का स्रोत जल संधि कहलाता है। ये दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों को अलग भी करता है। ये क्रीमिया पेनिनसुला है, जिसको लेके बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। किसके किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन। रशिया इस पर कब्जा ऑलरेडी कर चुका है। और यहाँ पर ये जो पेनिनसुला देख रहे हो, पेनिनसुला क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो रसिया क्या है? रसिया का ये तमन पेनिनसुला है और ये क्रीमिया पेनिनसुला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, ये देखो डोनेस्क, यहाँ पर क्या होता था? डोनेस्क पर किसके लिए फेमस था ये बताइए? डोनेस्क, डोनबास, क्या होता था यहाँ पे? क्वेश्चन भी आया था पीसीएस में इस बार। कोयला भाई, कोयला होता था यहाँ पे डोनेस्क और डोनबास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में आया था ओडेसा। ओडेसा क्या है? ये ब्लैक पोर्ट सागर है। में एक पोर्ट है। हाँ, तो ये भी न्यूज में चल रहा था ओडेसा। तो ये सारी चीजें आप लोग, मैप कहते हैं, मैप कहाँ से करें? मैप मैं रेगुलर कराता रहता हूँ और मैप मैं करंट में भी डालने की कोशिश करता हूँ कि मैप जो है, ठीक है, वो सही से आप लोग को तैयार हो जाए। ठीक, यहाँ पर आप लोग एक नदी देख रहे होगे अभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर, वो नीपर रिवर है, यहाँ पर दिख नहीं रही। तो समझ लीजिए ये कहानी थी। अब हम लोग जरा सा एग्री इंफ्रा फंड को समझते हैं, ये क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है एक नया कैंपेन जिसका नाम है भारत। इसका मेनली मकसद ये है कि बैंक्स के द्वारा फंड इकट्ठा किया जाएगा, जिससे कि रूरल्स और एग्रीकल्चर से सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और ये 1 मंथ लॉन्ग कैंपेन है जिसमें 7200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाएगा। ये 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में चलेगी। एग्री इंफ्रा फंड क्या है? 2020 में ये लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद है कि जो हमारे किसान वर्ग के लोग हैं, जो हमारे वो कृषि व्यवसायी हैं या फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके। सर कौन देगा? बैंक्स देंगे। ठीक है, और जो हमारा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार कर सकें ये लोग, जिससे कि जब हमारी फसल पैदा हो जाती है तो उसके रख रखाव के लिए हमारे पास स्टोरेज सिस्टम बड़ा खराब है। हमारे बहुत ज्यादा गेहूं सड़ जाते हैं हमारे यहाँ, बहुत इवन कितने, एक रिपोर्ट थी कमेटी की, 1 लाख करोड़ का हमारे यहाँ सामान सड़ जाता है। कितना बड़ा लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है ये जरूरी है कि हमारे पास स्टोरेज सिस्टम बने। फीचर्स क्या है? ये जो एग्री इंफ्रा फंड है, इसके अंदर 1 लाख करोड़ दिया जाएगा बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। किसको दिया जाएगा? उन्हीं लोगों को। इसमें इंटरेस्ट में छूट मिलेगी 3% की पर एनम। अब आखिर बैंक्स कैसे देंगे, क्यों देंगे लोन? अगर सरकार उनको सपोर्ट नहीं देगी कि आपका लोन चला गया तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं, हम आपके लोन को डूबने नहीं देंगे। इसको कहते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें क्रेडिट गारंटी फंड, ट्रस्ट और इस प्रकार फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये जो एंटिटी है वो क्या करेगी? 2 करोड़ तक के लोन की क्रेडिट गारंटी देगी। इतना तक का लोन आपका नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। ये जो फंड है इसको मैनेज कैसे किया जाएगा? एक सिस्टम है, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म के द्वारा। और इसमें क्या है, ये ड्यूरेशन कब से कब तक है? 2020 से 2029। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल। सर ठीक है, पीएसएल ये बहुत नॉर्म्स, ज्यादा। सर जो पीएसएल नॉर्म्स है बैंक्स के, सर उसके थ्रू पे तो
मीडियम हाँ एंड उसमें भी स्मॉल ये आएगा, एंटरप्राइजेस को। PSL नॉर्म्स। हाँ प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग्स ना, उसमें भी तो यस एग्रीकल्चर सर। का है, उसके थ्रू भी दिया जाएगा, वो भी इसमें काउंट होगा। ठीक है, ये तो मेन इसका मकसद है कि 1 लाख करोड़ रुपया ये लोग दे सकें किसानों को। ठीक है, एक टारगेट रख दिया गया है किसानों के लिए स्पेशल। एग्री इंफ्रा फंड है ना, एग्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। अब आया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022। ये कौन लेके आता है? नीति आयोग लेके आते हैं। तो नीति आयोग ने रिलीज किया है तीसरा एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का, स्टेट यूनियन टेरिटरीज के लिए 2022 का। ठीक है, इसमें इन्होंने डिस्कस किया है कि हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, उसके बाद ये एक ओवरव्यू दिए हैं कि कंट्रीज जो अलग अलग सेक्टर का एक्सपोर्ट कैसा रहा। ठीक है, इसमें इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की एनालिसिस भी की है। अब देखिए इंडिया का एक्सपोर्ट घटा है, 22% घटा है जून में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो 33 बिलियन डॉलर मतलब 33 बिलियन डॉलर हो गया। पहले ये 42.28 बिलियन डॉलर था, प्रीवियस ईयर में ये 42.28 बिलियन डॉलर था, जो घट के 33 बिलियन डॉलर हो गया। और ये 3 साल में किसी भी महीने में सबसे बड़ी गिरावट है, स्टेपेस्ट। ठीक है, इसका रीजन क्या है वही बताएंगे। रशिया यूक्रेन का लड़ाई, ग्लोबल स्लोडाउन, चारों तरफ महंगाई, अलग अलग देशों की पास मॉनेटरी पॉलिसी, टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होती है टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी? ये क्या है? सर इसमें जो रेपो रेट है सर, इन सबका इंटरेस्ट जो है सब बढ़ा दिया जाता है। हाँ, इसका मतलब जो मनी की सप्लाई है, लोगों के हाथ में पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? सर यस कम सर, होगा। अगर लोगों के हाथ कम में हो। पैसा कम होगा तो लोग जो है बाहर से सामान ज्यादा खरीदेंगे, कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे, कम कम खरीदेंगे। तो हमारे देश का एक्सपोर्ट घटेगा। इसकी वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट घट गया, क्योंकि विकसित देशों में लोगों के हाथ में पैसा कम आ गया। उनके हाथ में पैसा कम हुआ तो उन्होंने भारत के सामान की डिमांड कम कर दी। भारत के सामान की डिमांड कम की तो भारत का एक्सपोर्ट घट गया। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हम बहुत ही बुरा काम करते हैं, कुछ बनाते बनाते हैं ही नहीं, खाली सर्विस देते रहते हैं। और कंपनीज लुकिंग एट अ चाइना प्लस वन पॉलिसी, वो क्या कर रही हैं? आर मूविंग टू इंडियाज कंपटीटर कंट्रीज लाइक वियतनाम। वो कहाँ पहुंच जा रही है? वियतनाम में चली गई हैं। तो उससे क्या हो, चाइना में रहना चाहती है, चाइना के साथ एक और सेफ हेवन ढूंढ रही है, तो वियतनाम में चली गई हैं कई कंपनियां, जिससे कि भारत की वो जो बाकी के देशों की एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारे यहाँ थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस घट गया है। हमारे यहाँ ऐसे ही लड़ाई झगड़ा इस तरह की सीन जाएंगे विदेश में, तो कौन सा विदेश की कंपनी यहाँ पर काम करने आएगा? कौन सी लेडीज विदेश की यहाँ पर काम करने आएंगी? ऐसे सीन अगर इंडिया के जाएंगे। ठीक है, अब हमारा एक नामदा आर्ट है कश्मीर का। बस इतना ही जान लीजिए कि नामदा आर्ट कहाँ की है, कश्मीर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्ट खत्म होने के कगार पर थी और स्किल इंडिया में सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, तो ये आर्ट फिर से पुनर्जीवित हो गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इस आर्ट को फिर से जीवित किया गया है। इसमें जो है नियरली 2200 कैंडिडेट्स जो थे 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, उनको क्या हुआ है, ट्रेनिंग दी गई है इस आर्ट को लेके। अब सोचो सरकार अगर ट्रेनिंग देगी तो ये आर्ट फिर से फले फूलेगी। ठीक है, इसमें जो है नामदा आर्ट क्या है, कश्मीर की एक पारंपरिक आर्ट है। इसमें ये लोग क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं। और इस कारपेट को बनाने की शुरुआत हुई थी शाह ए हमदान के द्वारा। ठीक है, और ये जो वूल है या जो एम्ब्रॉयडरी है, ये काफी गर्म रखती है चीजों को। तो मतलब इसमें अगर आप अपने उस पर बिछा देंगे तो आपका पैर वैर गर्म रहेगा। तो ये नामदा आर्ट मेनली एक एम्ब्रॉयडरी कला है, जो कि जिसमें कि कारपेट, शॉल वगैरह बनाई जाती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी। याद रखिएगा, नामदा आर्ट कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NARCL गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, उसकी जो क्या नाम है, फेडरल गारंटी होगी, जो भी वो बैड लोन लेगा, ठीक है, तो उसको सरकार गारंटी देगी। उन्होंने रिन्यू कर दिया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अभी बताते हैं क्या है।
जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कंपनी है जो इससे बैड लोन्स को खरीदेगी उसको आसानी होगी, क्योंकि अब सरकार की गारंटी होगी कि बैड लोन अगर आपका नुकसान करेगा तो गारंटी हम भरेंगे, भरपाई हम करेंगे। अब NARCL है क्या? NARCL की स्थापना की थी बैंकों ने। ये एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, स्ट्रेटेजिक बहुत रणनीतिकारी कोई इनिशिएटिव होता है। इनका मेनली काम ये था कि बैंकों की जो एसेट क्या होती है, बैंकों की लोन उनकी एसेट होती है। तो जो बैंकों की एसेट है वो जो खराब हो गई है, जिसका पैसा वापस नहीं आ रहा है, उसको कैसे वापस, उससे फायदा बैंक को कराया जाए, किस तरीके से उसको बेचा जाए। ठीक है, इसके पास 500 करोड़ से भी ज्यादा की एसेट है। ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की इसमें ओनरशिप है 51%। इसका मेन पर्पस है कि बैंकों से बैड लोन को ले लेना और उनको बेच देना बाकी लोगों को जो उसको लेना चाहते हैं, लेने को तैयार है। ठीक है, जैसे कि NPS को, जैसे कि कोई कंपनी है, आपका 500 करोड़ का लोन है, आपने किसी को दिया है, अब वो वापस नहीं हो रहा है। दूसरी कंपनी कही कि देखो भैया 200 करोड़ में हमको दे दोगे तो हम इसकी रिकवरी कर लेंगे, हमारा हेडेक, तो मुझे 200 करोड़ में दे दो। इसको 300 करोड़ का तो घाटा हो रहा है, लेकिन 200 करोड़ तो मिल रहा है, तो पूरा घाटा नहीं हो रहा है। और उस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? 500 करोड़ कीमत की कोई चीज 200 करोड़ में मिल रही है कि नहीं? तो ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है जिससे कि बैंक को फायदा हो। अब तुम सोचो ध्यान से, अगर कोई भी प्रोजेक्ट, एक भाई साहब है, मान लो कोई कंपनी वाले हैं, इन्होंने क्या किया, एक लोन नहीं भर पा रहे, इनकी एसेट थी 500 करोड़ की एसेट थी, इन्होंने लोन लिया। अब ये बैंक जो है इसने इनका ये लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं ये तो बैंक क्या करेगा? अब दूसरा कोई कॉर्पोरेट आता है, वो सरकार का बड़ा वो है, सरकार गारंटी भी दे दी है, तो सरकार का बहुत क्लोज है, उसको पता है कि ये वाली कंपनी, इसको चलाने के लिए इस कंपनी के पास पैसा नहीं है, ना ही ये चुका पा रहा है, इसकी इस मुसीबत का फायदा उठाया जाए, और इसको एक्सपर्टाइज भी नहीं है, इसकी एसेट बड़ी अच्छी है, तो ये बैंक के पास जाएंगे, बैंक से कहेंगे 100 करोड़ हम दे रहे हैं, ये हमको एसेट दे दो। सर बैंक कहेगा यार हाँ, वहां तो वापस नहीं आ रहा है, बैंक इनको फट से दे देगा, 100 करोड़ इनको मिल जाएगा, और इनके पास इतनी पूंजी है कि ये 500 करोड़ की एसेट पे उस पूंजी लगाकर उससे कहीं ज्यादा पैसा बना लेंगे, और इनको फायदा ही फायदा। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं, अभी हम आगे तुम लोग को इकोनॉमिक्स में बताएंगे। ठीक है, समझ में आया NARCL क्या है? और ये एक प्रकार की कंपनी एक्ट के अंदर में है, जो RBI के अंडर में कंपनी एक्ट होता है ना, उसमें ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? जो खराब एसेट है उसको फिर से करके अच्छी एसेट में तब्दील करने की कोशिश करती है, एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती है, जिससे कि हमारे देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा जाए। अब हमारा एक रॉक आर्ट है, ये एक्चुअली मेनली करंट का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन चूंकि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हमने इसको डाल दिया। रुद्रागिरी एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पर एक रॉक पेंटिंग मिली है, कब की? मेसोलिथिक पीरियड की। ठीक है, और मेसोलिथिक पीरियड की वहां पेंटिंग होती है, रॉक के रुद्रागिरी, याद रखिएगा, एग्जाम में दिख सकता है। और यहाँ पर मध्य पाषाण काल से लेके काकतीय वंश तक के काल की पेंटिंग मिलती है। अराउंड 1300 AD में काकतीय वंश समाप्त हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1328 में इस पर कब्जा कर लिया था, उसके बाद से काकतीय वंश खत्म हो गया था। तो ये जो साइट है इसमें जो है 5 ऐसी रॉक्स हैं, ऐसी गुफाएं हैं जहां पर आपको मध्य पाषाण काल की 5000 BC की पेंटिंग मिलेगी। इसमें काकतीय पीरियड की भी पेंटिंग मिलती है, जिसमें रामायण के दृश्य हैं, अलग अलग कलर के। काओलिन एक प्रकार का पत्थर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रंग बनाने में, तो इसके द्वारा रंग से पेंटिंग की गई है केव्स की, उसमें गुफाओं की दीवारों पे। इसमें एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें बाली और सुग्रीव जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, और भगवान राम जो है बाली को तीर मार रहे हैं, वो वाली भी है। और एक हनुमान जी जो है संजीवनी पर्वत लेके जा रहे हैं, वो भी इसमें। ठीक है, काकतीय वंश जो था वो आंध्र प्रदेश का एक वंश था, जिसने 1083 से 1323 तक शासन किया। इसकी सबसे फेमस रानी है रुद्रम्मा देवी। इनका इतिहास पढ़िएगा, बहुत अच्छा है, मजेदार है। आज आप लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करिएगा।
रुद्रम्मा देवी जो थी इनफेक्ट मूवी भी बनी है साउथ में, और गणपति देव इसके स्टार्टिंग के राजा थे। लास्ट में प्रताप रुद्र देव थे काकतीय वंश के। यहीं से कोहिनूर हीरा मिला था जो कि दिया गया था किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, यहाँ पर एक टेम्पल है 1000 पिल्लर टेम्पल, रुद्रेश्वरा स्वामी टेम्पल, जो कि इन लोगों ने ही बनवाया था काकतीय वंश ने। ठीक है, ये है काकतीय डिनेस्टी का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था। इधर होयसल वंश था, इधर पांड्य थे, और ये दिल्ली सल्तनत थी पूरी। ठीक है, गंबूशिया ये एक मछली है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है ये घोषित किया है कि हम 10 मिलियन गंबूशिया फिश को छोड़ेंगे, किसमें, पानी में, जिससे कि मच्छरों को ये खा जाएगी और मलेरिया और डेंगू से बचाव हो पाएगा। इसको मॉस्किटो फिश भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गंबूशिया, इंसान एग्जाम में भी आती है। ये क्या करती है, मच्छरों को खाती है। इसका इस्तेमाल सरकारें मच्छरों को खाने के लिए करती हैं। ठीक है, ये देखो गंबूशिया फिश है, आंध्र प्रदेश के सरकार ने अभी डिसाइड किया है। WHO ने कहा है कि 93% DP3 इम्यूनाइजेशन हो गया है। DPT क्या होता है जानते हो तुम लोग, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इनके इंजेक्शन लगते हैं। हमारे यहाँ 93% लोगों को इंजेक्शन लिया जा चुका है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बहुत लोगों को इनके वैक्सीनेशन हो रहा है। ठीक है, 2021 में 86% था, जो कि बढ़ के, नहीं, हमारे जो मीजल्स का वैक्सीन है उसका भी जो कवरेज है वो 86% से बढ़ के 92% हो गया। ठीक है, डिप्थीरिया और पर्टूसिस जो होती है पर्सन से पर्सन होती है, और टिटनेस जब कभी को चोट वोट लग जाए, कट हो जाए, तो वो होता है, टिटनेस तुम्हारा हो जाता है। टिटनेस बैक्टीरियल है कि वायरस, वायरस से होता है, बताइए। टिटनेस बैक्टीरियल, सब बैक्टीरियल है। सर बैक्टीरियल। ओके गुड। तो ये तुम्हारा चीज, और पर्टूसिस को वूपिंग कफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग अभी कई बार पढ़ेंगे। स्टील स्लैग रोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील स्लैग क्या होता है, बता सकता है कोई? स्टील स्लैग क्या होता है? जब स्टील से इम्प्योरिटीज को हटाया जाता है तो उसको गर्म किया जाता है, तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं जिसमें सिलिका और ऑक्साइड ज्यादा होता है उसी को स्लैग कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है। अगर उस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। तो वो वेस्ट मटेरियल जब वो गर्म होकर ठंडा होता है तो बहुत सख्त हो जाता है, उसका इस्तेमाल ये लोग रोड बनाने में करते हैं। तो ये बहुत तेजी से हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है स्टील स्लैग का, जो कि बहुत ही बेहतर एक कदम है। वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं, वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है CSIR सेंट्रल रोड का एक इंस्टीट्यूशन है, उसने बहुत बड़े पैमाने पर स्टील स्लैग का यूज किया है। इससे बहुत बेनिफिट्स हैं। ये वेस्ट से वेल्थ इनिशिएटिव, मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट की समस्या है उनको ये हैंडल करता है, वेस्ट से वेल्थ की तरफ जाता है। और अगर जो भी हमारा स्टील स्लैग से जो रोड्स बनती है वो हमारे भारत के टेरेन के लिए एकदम अनुकूल है, इससे हमारा सेविंग्स भी होता है 30%। ठीक है, हमारा सेविंग होता है, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 गुना ज्यादा होता है। जो नॉर्मल रोड्स हैं उससे 3 गुना ज्यादा ये चलती है। ये वेदर के कंडीशंस को भी झेल पाती है। ठीक है, अगर इसका देखा जाए कि कहाँ कहाँ पर ये बेहतर लागू हुआ है, सूरत में, अरुणाचल प्रदेश में, और NH16 में इसका 66 में इनका इस्तेमाल हुआ है। नवाब वाजिद अली शाह का 200 साल हो गया, वही मनाया जा रहा है कलकत्ता में। तो बस इतना ही है वाजिद अली शाह के बारे में। ये है कि हमारे आखिरी नवाब थे अवध के, और ये 1882 से, ये तुम्हारा क्या, ये इनका जो है 1847 से 1856 तक ये क्या थे, नवाब थे। उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था। ये काफी बड़े उसके म्यूजिक में भी इनका नाम अख्तर पिया के नाम से ये रचनाएं लिखा करते थे, और इन्होंने कई प्रकार की रागों को डेवलप किया, जोगी राग, जूही राग, शाह पसंद राग, आर्ट एंड कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है कथक, जो हमारा डांस है उत्तर प्रदेश का, इसको भी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, और 2 नए फॉर्म्स को इन्होंने, कथक के 2 नए फॉर्म्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, रहस और रास। ठीक, लखनऊ घराना जो है कथक का, उसको स्थापित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है।
इनका, इन्हीं का, वाजिद अली शाह का। इतिहास में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, हम लोग जानते हैं बड़े बड़े रिएक्टर्स बनते हैं जिसमें ढेर सारे वो बड़े बड़े देखते हो न्यूक्लियर रिएक्टर बने हैं कलपक्कम में और अलग अलग जगहों पर, रावत भाटा में, नरोरा में। लेकिन अब एक नया सिस्टम आया है कि छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाएंगे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होंगे। ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो कि 300 मेगावाट पर यूनिट इनकी क्षमता है, इतनी बिजली पैदा करेंगे। और इनके अंदर बहुत खूबियां हैं। पहला तो ये सिंपल है, सेफ है और कॉस्ट इफेक्टिव है। ये क्या है, फैक्ट्री में बनेंगे और ये दूसरी जगह ले जाया जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, इतने छोटे इंस्टॉल किया जा सकता है। ये नहीं कि बहुत बड़ी साइट है उसमें, और ये बहुत सस्ते भी हैं और टाइम इफिशियंट है। इनमें जो फ्यूल है 1-2 साल की जगह 3 से 7 साल चलता है, रिफ्यूलिंग नहीं की जाती। जैसे कि बड़े बड़े रिएक्टर्स है वहां पर 1-2 साल में रिफ्यूल किया जाता है, इसमें 3 से 7 साल तक इनका फ्यूल चलता है। ठीक है, इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 7 पावर प्लांट्स हैं, उनको हम लोगों ने देखा था ज्योग्राफी में, आगे हम लोग फिर देखेंगे। और 6780 मेगावाट न्यूक्लियर पावर है हमारी इंडिया की। इंडिया ने कहा है कि 2035 तक हम 10% अपनी एनर्जी न्यूक्लियर पावर से बनाएंगे। ये देखो, ये बड़े वाले हैं, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, अब छोटे वाले भी आगे माइक्रो रिएक्टर्स। ठीक है, बहुत छोटे से, ठीक है, वो भी बन जाएंगे घर भर में भी। अब लगता है कि छोटे छोटे ये सब भी लगा देंगे ये लोग। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये क्या है? अब ऐसा करते हैं कि जितना थोड़ा सा बचा हुआ है करंट अफेयर्स, उसको हम लोग कल एक आधे घंटे की क्लास करके खत्म कर देते हैं। आज थोड़ी क्लास बड़ी भी हो रही है, बड़ी क्लास में ज्यादा प्रिफर नहीं करता। ठीक है, अगर आप लोग तैयार हो तो कल एक क्लास ले लें हाफ एन आवर की, देखिए कितना बचा है, फिर उस हिसाब से डिस्कस करते हैं। ज्यादा नहीं बचा हो तो, अच्छा ज्यादा नहीं बचा है, कवर कर देते हैं आज ही। ठीक है, ओके, यस सर। आज ही खत्म कर देते हैं, कल का झंझट नहीं रखते। चलो, तो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अभी हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सफोर्ड की संस्था जो है OPHI, उसने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चालू किया था। उसी के आधार पर नीति आयोग ने एक नया राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चालू किया है। इसमें ये लिखा गया है कि 2015-16 में हमारे यहाँ गरीबी 24.85% थी, जो कि 2019-21 में घटकर 14.96% हो गई, और 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है 5 साल के कार्यकाल के दौरान। लेकिन अभी भी हर 7 में से एक लाभार्थी जो है वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, किसी न किसी आधार पर वो पुअर है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? इसका पहला इंडेक्स जो एडिशन था 2021 में निकाला गया था, और इसका मेन काम क्या है कि जो ग्लोबल MPI है, ठीक है, उसकी वो ग्लोबली अलाइंड है। ठीक है, ये जो MPI है ये इंडिया के हिसाब से हम इसको जोड़ेंगे जिससे गरीबी कम दिखे, ये हर सरकारें करती हैं। नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी है और उसका काम है ये राज्य के लिए, देश के लिए MPI बनाना। इसमें क्या है कि 3 बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं और उसके छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, उनके हिसाब से स्कोर तैनात किया जाता है, किसका कितना स्कोर है। ठीक है, अगर स्कोर 0.33 से ज्यादा है तभी किसी एक व्यक्ति को मल्टी डायमेंशनल पुअर कहा जाएगा। और ये कहाँ का डाटा लेते हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, उसका जो 5वां एडिशन हुआ था उसका डाटा ये लोग लेते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। वही 3 चीजें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें इन्होंने एक बैंक अकाउंट भी जोड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट, एसेट्स। बैंक अकाउंट जोड़ने से क्या हुआ? जनधन खाता सबके पास हो गया तो हमारी स्थिति सुधर गई कि नहीं सुधर गई? अब खाते में पैसा हो चाहे ना हो, खाता तो है कि नहीं? तो हमारा जो पॉवर्टी खत्म हो गई। एसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, वो सारे के सारे चीजें हैं जो उसमें थी, बस हमारे वाले में क्या जोड़ दिया गया? बैंक अकाउंट। सेम उसी का जैसा है, और यहाँ पर जो वेटेज था वहां पर 1/18 था, यहाँ 1/21 हो गया। ठीक है, और इसमें एक और चीज जोड़ा गया हेल्थ में, मैटरनल हेल्थ, ये भी देख लीजिए, ये उसमें नहीं था। ठीक है,
तो ये भी उसमें नहीं था, ये इसमें जोड़ा गया है, जो कि वर्ल्ड वाला जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था उसमें ये नहीं था। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो दो नहीं थे, बाकी सेम है। तो हमारे यहाँ मैटरनल हेल्थ भी बेहतर हुई है इसकी वजह से भी हमारा, तो ये ठीक है। टंकाई मेथड क्या है? ये कुछ और नहीं है, पहले जो लकड़ी लगा लगा के नावें बनाई जाती थी वही मेथड है, उसको रिवाइव करने की बात हुई है कि नाव जो है अब टंकाई मेथड से बनाया जाएगा, कि लकड़ी जो है उनको आपस में सिल सिल के नाव बनाई जाएगी। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, ये लकड़ी नाव बनाने से संबंधित मेथड है। जॉम्बी फायर्स, ये सब लोग जानते हो जॉम्बी फायर्स, जो लोग इन्वायरमेंट पढ़ चुके हो, याद आया? यस सर। जॉम्बी, सर जो परमाफ्रॉस्ट के नीचे सर जो आग ऐसे जलती रहती है, पूरी बुझती नहीं है, वही है जॉम्बी जॉम्बी फायर। फायर। तो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी जो बड़े ठंडे इलाके हैं वहां पर जब आग लग जाती है वहां के जंगलों में, तो ऐसा लगता है, और वहां बाद में जब बारिश होती है या बर्फबारी होती है तो ऊपर की आग तो बुझ जाती है, लेकिन नीचे की आग सुलगती रहती है और वो बाद में फिर से बाहर आती है। इसी फायर को जॉम्बी फायर कहते हैं। एक वीडियो है ध्रुव राठी का यूट्यूब पे, बहुत अच्छा, इस पर मैं भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो है ग्लोबल टेम्परेचर राइज की वजह से जगह जगह पर आर्कटिक लीडर जगह हैं जहां पर ऐसी फायर्स नहीं हुआ करती थी, वो फायर्स भी होना शुरू हो गई। जॉम्बी फायर्स में भेजूंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि बस सरफेस के नीचे कुछ आग जलती रहती है, वो बुझती नहीं है, उसी को जॉम्बी फायर कहते हैं। जब ऊपर की आग बुझ जाती है और नीचे की आग नहीं बुझती है तो उसको जॉम्बी फायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बड़ी समस्या है। इसका रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो लगातार वार्मिंग बढ़ रही है, उसकी क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो और गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो और आग लगेगी, और आग लगेगी और नीचे जॉम्बी फायर रहेगा तो वो आग को और बढ़ाएगा, वो और गर्मी बढ़ाएगा। तो एक तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है कि अगर लगातार अगर देखो जंगल की आग लगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो फिर आग लगने का रिस्क बढ़ेगा। ये धीमे धीमे ये पूरा सर्किल चलता रहेगा और इसकी वजह से जॉम्बी फायर्स बढ़ती चली जा रही है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है? हमारी ग्रीन बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड क्या होता है? कर्जा होता है। सर जो मतलब इन्वायरमेंट के लिए बॉन्ड निकाला जाए, ग्रीन बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब जो कंपनियां होती हैं, जो चीज होती है, कर्जा लेती है या सरकारें कर्जा लेती हैं। तो अगर सरकार जो है कर्जा ले और उसका इस्तेमाल एनवायरनमेंट के लिए करे तो उसको कहेंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो उन्होंने जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलाउ किया है कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, और गवर्नमेंट अब थोड़े दिन बाद ये इशू करने वाली है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड याद रखिएगा, सरकार के द्वारा इशू किया गया ऋण पत्र होता है। सरकार जब ऋण लेती है तो उसको सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और इसका इस्तेमाल सरकार कहाँ करेंगी? पैसा लेके ऐसे चीजों में जिससे कि पर्यावरण को बेहतर किया जाए, पर्यावरण की समस्या से निपटा जाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जाए, उसमें ये इस्तेमाल करेंगी। इसको इन्होंने 2022-23 के यूनियन बजट में वो किया था, और जैसे ही इन्होंने लाया, अब इन्होंने कहा कि इनका पैसा अगर मान लो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लाए और लोग उसमें पैसा नहीं दिए तो पहले ही इन्होंने कर दिया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी, जो लोगों का पेंशन का पैसा होता है, नहीं ये लोग लगाते हैं आजकल फंड, तो वो पैसा सीधा सरकार के इसमें लगेगा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2022 में उसने इशू किया था। ठीक है, इन्वेस्टर्स इन दिस बॉन्ड डू नॉट बियर। अब इसमें देखो, चूंकि सरकारी बॉन्ड है इसलिए लोगों को खतरा भी नहीं है, पैसा मिल ही जाएगा वापस में। पिछले साल गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपया रेस किया था सोवरेन ग्रीन बॉन्ड को वो लॉन्च करके। ठीक है, और अभी वो 10 करंटली देयर आर 10 पेंशन फंड मैनेजर्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। अब ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम में 10 फंड मैनेजर हैं जो लोगों के पेंशन को मैनेज करते हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम है ना, उसमें आपके पैसे कहीं ना कहीं निवेशित होते हैं, तो वो जो निवेश के पैसे हैं वो आप सीधा का सीधा सोवरेन ग्रीन बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पेंशन सिस्टम से दो फायदे होंगे, सरकार को भी फायदा, पैसा मिल जाएगा, और दूसरा लोगों का पैसा भी सेफ रहेगा क्योंकि सरकारी फंड है।
भूमि सम्मान 2023 ये इसमें अवार्ड में क्या हुआ है, प्रेसिडेंट साहब ने भूमि सम्मान दिया है किसको, स्टेट के सेक्रेटरीज को और डीएम लोगों को, उनकी टीम को। किस लिए कि जो तुम्हारा लैंड का रिकॉर्ड होता है ना, एक स्कीम आई थी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि लोगों के जमीन के जारी जानकारियां को ये डिजिटल फॉर्म में रखेंगे, उसी के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये आपकी डिजिटल इंडिया स्कीम है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। डीटी वैस्कुलर प्लांट्स, ये क्या है, वेस्टर्न घाट में जो कि हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पे 62 डेसिकेशन टॉलरेंट प्लांट्स पाए गए हैं। इनका बड़ा खासियत है क्या, ड्राई समय में ये लोग अपने जितना इनके पास पानी होता है उसका 95% पानी ये लूज कर देते हैं, फिर भी मरते नहीं, और जैसे ही पानी आता है ये फिर से जीवित हो जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को डीटी वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि डीटी वैस्कुलर प्लांट्स क्या है, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंट है। डीटी मतलब क्या है, डीटी का मतलब डेसिकेशन टॉलरेंट, ठीक है। अगला क्या होता है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन वडोदरा। अभी हमारे यहाँ बड़ा स्कीम हुआ है कि एयरबस और टाटा ने दोनों ने एक वो किया है, एक अपना समझौता किया है कि दोनों मिलकर गुजरात के वडोदरा में एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है। ये बहुत पहला बार ऐसा हुआ कि कोई प्राइवेट फर्म जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ये 22,000 करोड़ की डील है और इसमें इंडियन एयरफोर्स के साथ डील हुई है। इसमें ये 56 C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है प्रोड्यूस करेंगी, और ये जो है एवरो एयरक्राफ्ट का स्थान लेगा। ये एयरक्राफ्ट हमारे वो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है, ठीक है। C225 क्या है, ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो सामानों को लेकर जाता है इधर उधर। बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं ना हमारे, जो आर्मी वाले यूज करते हैं, उसमें ढेर सारे सामान जाते हैं। राजस्थान ने मिनिमम गारंटी बिल लाया है, इनकम बिल लाया 2023 में, और इसमें ये एक प्रकार का, इसमें जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं स्टेट के, उनको एक मिनिमम इनकम दी जाएगी 125 दिन की एक साल में। और इसमें 2 स्कीम होगी, एक शहर की एक ग्रामीण की। ग्रामीण वाली मनरेगा के थ्रू होगी और शहर वाली इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, मिनिमम वेज दिया जाएगा वीकली बेसिस पर, और अगर नहीं होगा तो 15 दिनों में इनको किसी भी तरीके से, अगर किसी को मान लो रोजगार चाहिए तो उनको ये रोजगार देंगे, ठीक है। और इसमें बीडीओ लोग इसको रूरल एरियाज में और लोकल बॉडी शहरी एरियाज में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं ईओ, वो देखेंगे। और ये चाहिए जो भी रजिस्टर्ड लोग होंगे उनको उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर ये काम दिलाएंगे। अगर 15 दिन के अंदर इनको काम नहीं मिला तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा कि ये लोग काम नहीं दिला पाए हैं। और ये जो है गारंटीड सोशल सिक्योरिटी पेंशन भी ये करेंगे कि द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एलिजिबल कैटेगरी, जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, विडोज हैं, सिंगल वुमेन है, उनको वो 1,000 रुपए की मिनिमम पेंशन देगी और उसको हर साल 15% बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसके तहत लाया गया है। इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। ईस्ट अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इस पर बस इतना जान लो कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इन्वायरमेंट के लिए फायदेमंद नहीं है। ये बात कही है एक संस्था ने जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स वॉच। और ये जो चीजें है ये कहाँ पर है, इसलिए मैंने इसको लिया था क्योंकि इससे मैप तुम्हारा फायदे में हो रहा था। ये लेक अल्बर्ट है, यहाँ पर एक युगांडा के वेस्टर्न इलाके में एक ये ऑयल फील्ड है, किंगफिशर ऑयल फील्ड और तिलंगा ऑयल फील्ड। इसको जोड़ता है ये टांगा नाम के बंदरगाह से, जो कि तंजानिया में है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है लेक विक्टोरिया है, लेक क्योगा है, लेक एडवर्ड है, कीवू है, बहुत से लेक्स हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये रीजन इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने इस करंट अफेयर्स की न्यूज को लिया, क्योंकि इस तरह की चीजें आ जाती है। टांगा कहाँ पर है, और ये तुम्हारा तेलंगा ऑयल फील्ड कहाँ है, किंगफिशर ऑयल फील्ड कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो ये एक नेशनल पार्क है, मुर्चीशन फॉल्स नेशनल पार्क, इसको नुकसान पहुंचेगा इसीलिए ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ये आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है, और कल और परसों 2 दिन आपकी छुट्टी है। मैं सोचा था कल डिस्कशन करूंगा, बट अभी रहने देता हूँ। 2 दिन आप लोग प्लीज जितना भी पढ़ाए हैं उसको रिवाइज करिए,
अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए बेहतर, और जो भी डिस्कशन करना है 1-to-1 मुझे कॉल करके कर सकते हो, ठीक है। हम लोग मंडे को मिलेंगे हिस्ट्री के लेक्चर के साथ, ठीक। बाय बाय। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू सर। सर। वेलकम।